सभी का स्वागत है। आज हम जो है ध्येय आईएएस टेट सीरीज यूपी पीसीएस का 91वां क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चुनाव कीजिए, यानी कौन सा कथन इसमें से गलत है। तो पहला कह रहा है कि भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य बेस नगर का गरुड़ स्तंभ लेख माना जाता है। पूछ रहा है गलत, लेकिन यहाँ पर लिखा गया जो ही है, ये लाइन बिल्कुल सही लिखा गया है कि भागवत धर्म से संबंधित प्राचीन जो अभिलेखीय साक्ष्य है वो बेस नगर का गरुड़ स्तंभ ही माना जाता है। दूसरा क्या कह रहा है कि देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन सर्वप्रथम छंदोग्य उपनिषद में मिलता है, ये भी सही कह रहा है। पूछ गलत रहा है लेकिन लिखा ये दोनों सही है। तीसरा देखते हैं, अलवार संतों का संबंध वैष्णव धर्म से है, ये भी सही लिखा है। 51वें क्वेश्चन में पूछा है असत्य, लेकिन ये भी सही दिया गया है, ये भी सही दिया गया है और ये तीनों यानी कि तीनों लाइन जो है ये सही दिए गए हैं। तो इसमें से राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी। तो 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये तीनों कथन जो है संबंधित सही है। ये क्वेश्चन अब देखो, ये क्वेश्चन जो पूछा गया है इसमें भागवत धर्म आपको पढ़ लेना है, छंदोग्य उपनिषद किससे संबंधित है ये पढ़ लेना है, कौन से मतलब उपनिषद के बारे में पढ़ लेना है, कितने उपनिषद में 108 है ना, तो जितना मान्यता प्राप्त है उसको देख लेना है, अलवार संतों के बारे में थोड़ा पढ़ लेना है। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। आज का 52वां क्वेश्चन। 52वां क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं। ठीक, दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन एक में कहा गया है कि अंधेरे से एकाएक उजाले में जाने पर हमें चकाचौंध लगती है और साफ दिखाई नहीं देता है। बिल्कुल सही बात कहा है। जब भी आप अपने घर से बाहर निकलते हैं, मान लीजिए आप सो के उठते हैं ना, अंधेरे में रहते हैं, आप अचानक से बाहर आते हैं तो आपके आंखों के सामने हल्का चकाचौंध लगने लगता है, क्योंकि जो पुतली होती है हमारे आँख की, वो फैलती और सिकुड़ती रहती है। तो एक कारण इसका ये हो गया कि ये जो होता है पुतली, इसको फैलती और सिकुड़ती रहती है। कारण दूसरा क्या कह रहा है कि रोडोप्सिन जो चमकीली पिगमेंट होती है उसका पूर्ण विघटन हो जाने पर ही जो कोण होते हैं वो क्रियाशील हो पाते हैं। ये भी सही कह रहा है। यानी कि जो एक कथन ए दिया गया है कि अंधेरे में एकाएक जब मतलब बाहर निकलते हैं तो चकाचौंध लगती है, उसका जो ये कारण दिया गया है ये बिल्कुल सही है। इसका एक कारण और भी है, जैसे कि पुतली का फैलना या सिकुड़ना, ये भी है। तो यानी कि इसमें दोनों कथन जो है बिल्कुल सही दिए गए हैं और जो कारण आ रहा है वो ए का कारण भी बता रहा है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में सौराष्ट्र प्रदेश, जो कि कहाँ है? गुजरात। कच्छ का रण कहाँ है? गुजरात में है। तो वही कह रहा है कि सौराष्ट्र प्रदेश गुजरात में चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रांतीय राजा पुष्यगुप्त थे, कौन थे? पुष्यगुप्त थे। उनके द्वारा सिंचाई के बांध का निर्माण का उल्लेख किस में मिलता है? तो ऑप्शन आपको दिए गए हैं कि अशोक के दूसरे स्तंभ लेख में, जी बिल्कुल नहीं। अशोक के सोपारा शिलालेख में, बिल्कुल नहीं। कलिंग शिलालेख में, बिल्कुल नहीं। आप लोग बताइएगा कलिंग युद्ध कब हुआ था, ठीक, और किसने किया था, किसके कार्यकाल में हुआ था और किसके द्वारा किया गया था। अब देखते हैं तीसरा क्या, चौथा क्या दिया? रुद्र दामन के जूनागढ़ शिलालेख, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रुद्र दामन के जूनागढ़ शिलालेख से हमें जो है चंद्रगुप्त के जो प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त हैं उनके द्वारा सिंचाई के बाद का निर्माण का जो है वो उल्लेख मिलता है। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गांधी इरविन समझौता जो 1931 में हुआ था, गांधी और इरविन के बीच जो भी बातचीत हुई थी वो एक समझौता के रूप में कहा जाता है। तो वही कह रहा है गांधी इरविन समझौता 1931 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस समझौते के निहित राजनीतिक महत्व को सर्वश्रेष्ठ रूप में दर्शाता है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसने सबने अवज्ञा आंदोलन का औपचारिक अंत किया, जी नहीं, ये जो है सर्वश्रेष्ठ रूप बिल्कुल नहीं दर्शाता है, लेकिन ये सर्वश्रेष्ठ रूप नहीं दर्शाता है। दूसरा कह रहा है कि इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, आप बताएंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ब्रिटिश सरकार के साथ बातचीत करने वाली एक वैध राजनीतिक इकाई के रूप में स्वीकार किया गया था। जी, गांधी इरविन समझौता में सर्वश्रेष्ठ अगर रूप आप देखेंगे तो यही हमको लग रहा है।
यह क्रांति और ब्रिटिश सरकार के बीच एक अस्थायी युद्ध विराम है। ये भी उतना सर्वश्रेष्ठ में नहीं आता है, मतलब अच्छे में नहीं आता है। इसने भारत को संवैधानिक माध्यमों से पूर्ण स्वतंत्रता सुनिश्चित की, ये भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन को निलंबित किया गया था। जो गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था, इसमें जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था उसको निलंबित किया गया था, क्योंकि लेकिन उसका औपचारिक रूप से अंत नहीं हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता जब हुआ तो कहा जाता है कि उसमें जो महत्व थी वो यही थी कि इसने कांग्रेस को ब्रिटिश सरकार के समक्ष एक राजनीतिक इकाई के रूप में जो है स्थापित किया। ठीक, जिसका जो प्रतीक था गांधी द्वारा वायसराय के साथ सीधी जो है मतलब सीधी जो है बातचीत करना था। ठीक, लेकिन यह जो है क्रांतिकारियों के साथ कोई युद्ध विराम बिल्कुल नहीं था, क्योंकि वे इस समझौते का हिस्सा नहीं थे। गांधी इरविन समझौते का ये जो क्रांतिकारी की बात कर रहे हैं, ब्रिटिश सरकार के बीच अस्थायी युद्ध, इनका कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि ये उनसे संबंधित ही नहीं थे। और ना ही इसमें पूर्ण स्वतंत्रता का कोई वादा, ये भी नहीं किया गया था। पूर्ण स्वतंत्रता का कोई वादा भी या भी कोई इससे संबंधित प्रावधान, ये सब बिल्कुल नहीं किए गए थे। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युगों में एक सही सुमेलित है। ठीक, जैसे कि सार्थवाह का अर्थ क्या होता है? व्यापारियों के समूह का नेता। देखो, सार्थवाह जो है ये व्यापारियों के समूह का नेता होता है, तो बिल्कुल सही लिखा गया है। एरड़ अभिलेख में क्या है कि सती प्रथा का सर्वप्रथम अभिलेखी प्रमाण, बिल्कुल सही है। जो सार्थवाह है वो व्यापारियों के समूह का नेता होता है, उसे हम सार्थवाह कहते हैं। और एरड़ अभिलेख में सती प्रथा का सर्वप्रथम अभिलेखीय प्रमाण मिलता है, ये भी सही है। तीसरा क्या कह रहा है कि भुक्ति ये गुप्तकालीन प्रांत है, बिल्कुल सही। जो भुक्ति है वो गुप्तकालीन प्रांत है। इसमें आपको चारों सही लग रहे हैं, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। देखो, इसमें से कुछ जो है इम्पोर्टेंट बातें भी हैं, जैसे कि जो गुप्त काल था, ठीक, जो गुप्त काल था उसमें व्यापारियों की एक जो है समिति होती थी। गुप्त काल में जो है व्यापारियों की एक समिति होती थी, जिसे हम क्या कह देते थे? जिसे हम निगम कह देते थे। अब ये भी पूछ सकता है कि निगम का अर्थ क्या था, तो वही व्यापारियों की एक समिति होती थी जिसे निगम कहते हैं। ठीक, अब जो ये निगम है, निगम का जो प्रधान था वो क्या कहलाता था? वो श्रेष्ठी कहलाता था। निगम का प्रधान क्या होता था? श्रेष्ठी कहलाता था। एक नया पन्ना लेते हैं, उसमें समझते हैं। तो देखो, व्यापारियों की जो है एक समिति होती थी जिसे क्या कहा जाता था? निगम कहा जाता था। ठीक, और इस निगम का जो प्रधान होता था वो श्रेष्ठी कहलाता था। क्या कहलाता था? श्रेष्ठी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक, कि निगम का प्रधान कौन था, तो आप बताएंगे श्रेष्ठी था। ठीक, व्यापारियों के समूह जो होते थे, जो व्यापारी लोग अपना एक समूह या गिरोह बनाते थे, उसे क्या कहा जाता था? उसे सार्थ कहा जाता था। व्यापारियों का जो समूह होता था उसे सार्थ कहा जाता था। और ये जो सार्थ होते थे, इनके जो नेता होते थे, उनको सार्थवाह कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सार्थवाह कहा जाता था। इज इट क्लियर? क्लियर। अब दूसरा हमारा जो पूछा गया था सती प्रथा के बारे में, वो बिल्कुल सही था, क्योंकि सती प्रथा का जो सर्वप्रथम मतलब उल्लेख है वो एरण अभिलेख से ही मिला था। किससे मिला था? एरण अभिलेख से मिला था, राइट। और जो एरण अभिलेख में जो है एक गोपराज थे, गोपराज नाम का एक सेनापति था, वो स्त्री के सती होने का उल्लेख किया था। मतलब एरण अभिलेख में जो सती प्रथा का उल्लेख मिलता है वो एक सेनापति थे, उनका नाम था गोपराज। गोपराज ने ही जो है स्त्री के सती होने का उल्लेख जो है उसमें दिया था, उन्हीं के द्वारा मिलता है। अब जो गुप्त काल के एक भुक्ति का नाम आया था, किसका? भुक्ति का था। तो भुक्ति में क्या था कि जो प्रांत होते थे, गुप्त काल में जो प्रांत होते थे उनको क्या कहा जाता था? उनको भुक्ति कहा जाता था। उनको क्या कहा जाता था? उनको भुक्ति कहा जाता था। इन्हें ही, ये जो भुक्ति होता था, इन्हें ही जो है प्रदेश भी कह देते हैं, हम प्रदेश भी समझ सकते हैं आज जो वर्तमान में चल रहे हैं। या इन्हीं को हम जो है भोग भी कह देते थे। क्या कह देते थे? भोग भी कह देते। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको सार्थ व एरड़ अभिलेख भुक्ति तीनों समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं 56 क्या कहता है। 56 कह रहा है कि 73वें संविधान संशोधन के तहत निम्नलिखित में से अनिवार्य, मतलब क्या अनिवार्य जो है प्रावधान है? ठीक,
ठीक। अब आप बताएंगे कि 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। इसी प्रकार आप 74वां संविधान संशोधन के बारे में भी बता देंगे। तो इसमें अनिवार्य प्रावधान क्या कह रहा है वो देखेंगे हम। ठीक। तो 73वें संविधान संशोधन के तहत क्या बोल रहा है कि त्रिस्तरीय जो प्रणाली थी अनिवार्य थी। अब 73वां संविधान संशोधन अगर गांव से संबंधित ग्राम सभा का गठन किया ही जाएगा, ये भी सही है। महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण, ये भी आपको ऑप्शन में कोई भी क्वेश्चन हो अगर उसमें ये पूछा जाए पॉलिटी में कि महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण है तो ये बिल्कुल सही आप लगा दीजिएगा। फिर कह रहा है कि पंचायतों को वित्तीय अधिकार देना, ये कोई अनिवार्य प्रावधान नहीं था, ये कोई अनिवार्य प्रावधान बिल्कुल नहीं था। ठीक। स्थानीय निकायों में जो सांसद होते थे उनकी बिल्कुल नहीं, ये सांसद लोग क्यों आएंगे वहाँ प्रतिनिधित्व करने, ये कोई अनिवार्य नहीं था। वैकल्पिक में आप मान सकते हैं लेकिन ये अनिवार्य नहीं था। तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है। तो इसका राइट आंसर आएगा 1, 2 और 3। ठीक। कह रहा है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में जो अनिवार्य और स्वैच्छिक यही था कि 2 श्रेणियों में वर्गीकृत, कितना 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाना था। ठीक। कुछ अनिवार्य उपबंध इसमें यही हैं। सबसे पहले एक गांव होना था और गांव का एक समूह होता था और उस समूह में जो है ग्राम सभा का गठन किया जाना था। यानी कि ग्राम सभा का गठन करना, गांव मध्यवर्ती और जिला स्तर पर जो है हम पंचायतों का गठन करेंगे। राइट। पंचायतों के लिए चुनाव लड़ने के लिए हमारी जो न्यूनतम आयु होती है वो 21 वर्ष होना था। मतलब पंचायत में जो होते थे वो तीनों स्तरों पर जो है एससी और एसटी यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सदस्य और अध्यक्ष, उसमें जो सदस्य होते थे और जो अध्यक्ष होते थे उनके लिए सीटों का जो है आरक्षण भी किया जाता था। ठीक। और महिलाओं के लिए जो ये सीटों का आरक्षण बोल रहे हैं 1/3, महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण 1/3 का जो है आरक्षण था। इस प्रकार 56वां का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसा वीडियो लग रहा है। चलिए देखते हैं 57वां क्वेश्चन क्या कहता है कि सूफी संत के बारे में। आगे इनके बारे में कह रहा है तो सूफी संत के बारे में कह रहा है कि असत्य कथन का चुनाव कीजिए। कौन सा, ये 4 कथन इसमें दिए गए हैं। ठीक। ये जो 4 कथन इसमें दिए गए हैं इसमें से बताना है कौन सा कथन गलत है सूफी संत के बारे में। ठीक। पहला कह रहा है कि शेख निजामुद्दीन औलिया फरीदुद्दीन गज ए शंकर, जिन्हें हम बाबा फरीद कहते हैं, उनके शिष्य हैं। बिल्कुल है, ये बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं है, ये सही कथन है। भारत में सूफियों के चिश्ती धर्म संघ का प्रवर्तक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को, बिल्कुल सही, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को ही माना जाता है, ये भी ऑप्शन सही है। अमीर खुसरो को भारत का सादी कहा गया है। एक बार गौर कीजिएगा, भारत का जो सादी है वो अमीर खुसरो को नहीं कहा गया है। किसको कहा गया है? अमीर हसन देहलवी को कहा गया है। किसको कहा गया है? तो ये जो है भारत का जो सादी है ये अमीर हसन देहलवी को माना गया है। किस लिए माना गया है? उन्होंने, वो जो है गज़ल गाते थे तो उनके जो ऊंचे यानी उच्च जो गज़ल होते थे उनके कारण उनको जो है भारत का सादी कहा गया है। इस प्रकार सूफी संत के बारे में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये भी सही है, ये भी सही लिखा गया है, ये भी सही लिखा गया है। शेख नसीरुद्दीन महमूद को चिराग ए दिल्ली की पदवी प्राप्त हुई थी, बिल्कुल सही है कथन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लिम्फोसाइड ऊतक मानव शरीर में प्रवेश के बिंदुओं पर रोग जनुकों को रोकने के लिए रणनीतिक रूप से स्थित है। कह रहा है जो कौन सा लिम्फोसाइट है जो मानव शरीर में प्रवेश के बिंदुओं पर रोग जनकों को रोकने के लिए रणनीतिक रूप से स्थित है, और मानव शरीर में लिम्फोसाइट ऊतक का लगभग 50% हिस्सा बनाता है। कौन सा लिम्फोसाइट है? ऑप्शन दिए गए हैं, पेयर्स पैच है कि प्लीहा है, अस्थि मज्जा है, या म्यूकोशा संबंधी लिम्फोसाइट, म्यूकोशा संबंधी लिम्फोसाइट ऊतक। तो क्या है इसका राइट आंसर? देखो, प्लीहा बिल्कुल नहीं है, अस्थि मज्जा भी नहीं है,
पेयर्स भी नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, म्यूकोसा संबंधी लिम्फोसाइट जो ऊतक होते हैं, ये मानव शरीर में जब रोगजनक वाले जो चीज़ें होती हैं जब ये प्रवेश करते हैं तो उनको रणनीतिक रूप से ये रोकने का काम करता है। और मानव शरीर में लिम्फोसाइट ऊतक का लगभग 50% हिस्सा भी जो है ये बनाता है। तो 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, म्यूकोसा संबंधी लिम्फोसाइट ऊतक। देखो लिम्फोसाइट ऊतक जो होते हैं, ये जो लिम्फोसाइट ऊतक की इसमें जो लिखा गया है, इनका जो होता है जैसे श्वसन हो गया, पाचन हो गया, मूत्र जननांगी पथ हो गया, इनकी परत की दीवारों में ये जो है स्थित होता है। लिम्फोसाइट ऊतक जो है जैसे श्वसन हो गया, पाचन हो गया, या फिर मूत्र जो जनन अंग होते हैं वहाँ उनकी जो भीतर की जो परत होती है तो वहाँ पर स्थित होते हैं, जिसे म्यूकोसा से संबंधित जो लिम्फोसाइट ऊतक होते हैं जिसे हम मल्ट कह देते हैं, MALT, जिन्हें हम क्या कह देते हैं, मल्ट। मल्ट कहा जाता है। म्यूकोसा से संबंधित जो लिम्फोसाइट होते हैं उन्हें हम मल्ट MALT लिम्फोसाइट ऊतक कहा जाता है। ठीक, यह शरीर में लिम्फोसाइट ऊतक का 50% हिस्सा जो कि प्रश्न में ही लिखा गया है, आप लोग देख लेंगे, यह मानव शरीर में प्रवेश करने वाले बिंदु को रणनीतिक रूप से खत्म करता है। इज दैट क्लियर? तो आप यही देखेंगे इसमें पहला पॉइंट कि यह कहाँ स्थित होता है। तो जैसे कि श्वसन हो गया, पाचन हो गया, मूत्र मतलब जो जननांग हो गई, वहाँ पर उनकी परत की मतलब परत के भीतर में जो है क्या होता है, जैसे मान लीजिए परत है तो इसके भीतर में जो है ये स्थित होते हैं, जिसे म्यूकोसा से संबंधित लिम्फोसाइट या फिर माल्ट कहते हैं। तो 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अकबर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। अकबर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन बिल्कुल सही है। अकबर ने 1562 ईस्वी में दास प्रथा को समाप्त कर दिए, बिल्कुल सही। अकबर ने 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया, ये भी सही, अगले ही साल समाप्त कर दिया था। फिर उसके अगले साल जो है 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। क्या कर दिया था, मतलब जजिया कर जो था इसको समाप्त कर दिया था। अकबर ने 1565 में घोड़ों को दागने की प्रथा समाप्त कर दी थी, बिल्कुल नहीं। घोड़ों मतलब जो 1565 में ये बिल्कुल नहीं हुआ था। 1565 में एक युद्ध हुआ था, बताएंगे आप लोग कमेंट करके कौन सा युद्ध हुआ था। तो 1573 ईस्वी में अकबर ने घोड़ों को दागने की प्रथा का प्रचलन समाप्त नहीं किया था, बल्कि ये 1565 में नहीं बल्कि 1573 में पुनः प्रारंभ किया था। ठीक, जिससे सेनापति अपने घोड़े जो है ना बदल सकें। किस लिए इसको प्रारंभ किया था, ताकि जो सेनापति होते हैं वे अपने घोड़ों को ना बदल सकें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अकबर के संबंध में ये बिल्कुल गलत है। घोड़ों को दागने की प्रथा को समाप्त नहीं किया था, बल्कि 1573 में पुनः प्रारंभ किया था, ताकि जो सेनापति थे वो अपने घोड़े न बदल सकें। ये आप याद कर लेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा पूछा था। 1562 में अकबर ने दास प्रथा समाप्त कर दी, 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दी, और 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मानसिक आय का सबसे अच्छा वर्णन करता है। मानसिक आय का सबसे अच्छा वर्णन करता है। देखो, उपभोग की गई वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। मौद्रिक मूल्य, देखो कोई भी चीज़ होती है जब मनुष्य को संतुष्टि मिलती है तो वही कहा जाता है कि हमारी आय है। मनुष्य को अगर आपने संतुष्ट कर दिया, समझ लीजिए आप जीत लिए। तो ये कह रहा है कि उपभोग की गई वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, जी नहीं। वस्तु और सेवाओं की उपभोग, ये देखो संतुष्टि आ गया, वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग से प्राप्त संतुष्टि, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। रोजगार या निवेश ने अर्जित आय, कितना भी आय कमा लीजिए, अगर आप संतुष्टि नहीं है तो मतलब क्या है, गलत है। भौतिक संपत्तियों के अमूर्त लाभ, ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मानसिक आय का सबसे अच्छा वर्णन करता है, तो है वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग से प्राप्त संतुष्टि। अगर आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं, अगर आप उससे संतुष्ट हैं तभी वो चीज़ आपको अच्छी लगेगी, असंतुष्ट हैं तो आपको अच्छी नहीं लगेगी। ठीक, तो इस प्रकार आज हम देखे हैं 51 से लेकर 60 क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। आप लोग कमेंट में नहीं बताते हैं, कमेंट में बताइए आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, और पूरा वीडियो देखिएगा। चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।